आधुनिक इतिहास को सही तरीके से पढ़ना और आधुनिक इतिहास समझना करना चाहते है हैं तो तो जो अगर पिछले आपको क्लास में याद हो, बताए थे ऑफ सर जी कोर्स ने, आपने जो वही पिछला सेशन है आगे उसको के बारे बहुत में ही अच्छी बताया तरीके गया से देख है। रखा है और उसके बाद एएसआई आप आईपीएस की अपने तैयारी दूसरे होती सेशन है, के लिए पूरी तरीके से यूपीएससी तैयार हैं। पुलिस वाला तो हमने शॉर्ट, जो हमारा इसके पहले प्रीलिम्स का वाला। सेशन था उसमें समझा था कि इतिहास क्या है, उसे पढ़ने की जरूरत क्या है, हाल फिलहाल का ट्रेंड कैसा है, प्रश्नों के पूछे जाने का क्रम कैसा है। इसके अलावा हमने एक ग्रैंड ओवरव्यू लिया था, एक सिंहावलोकन किया था पूरे आधुनिक भारतीय इतिहास का, जहां पर हमने 2 सीजन के फॉर्म में एक प्रॉपर डिवीजन करके ये समझने की कोशिश की थी कि आखिर आधुनिक भारतीय इतिहास को कैसे पढ़ा जाना चाहिए। उसके बाद हमने शुरुआत की थी अपने स्पेक्ट्रम के चैप्टर नंबर 3 के साथ, और जो हमारा टॉपिक था दैट वाज पुर्तगालियों का आगमन, कि पुर्तगालियों का आगमन किस प्रकार से भारत में होता है और वो किस तरीके से एक क्रम शुरू करते हैं जिसके बाद कई सारी यूरोपीय शक्तियां भारत में आती हैं। यूरोपीय शक्तियों के भारत में आने के क्या प्रमुख कारण रहे, उन कारणों पर हमने लास्ट सेशन में बहुत ही विस्तार से चर्चा की थी। उम्मीदतन आपने उस चीज को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ भी लिया है। तो आज का सेशन किस बारे में होगा? आज के सेशन में हम पुर्तगालियों के आगमन, उनके भारत में संघर्ष और ब्रिटिश शक्तियों की सर्वोच्चता की स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन की जब हम शुरुआत करते हैं तो आधुनिक भारतीय इतिहास में मैं ये कह सकता हूं कि ये है हमारा लेक्चर नंबर 2। तो जो लेक्चर नंबर 2 है हमारा आधुनिक भारतीय इतिहास का, इस लेक्चर नंबर 2 में हम आगे बढ़े हैं और मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बताता हूं कि हम लोगों की ये जो चर्चा है वो यूरोपीय कंपनियों के आगमन के साथ शुरू हुई। यहां पर हमने यूरोपीय कंपनियों के आगमन के कारणों को, जो हमारा पिछला सेशन था उसमें समझा था, और आज के इस सेशन में हम कई सारी जो कंपनियां हैं उनके आगमन के बारे में समझेंगे। उन कंपनियों के आगमन के बारे में जब हमारी बातचीत होगी तो हमने देखा था कि पिछले सेशन में सबसे पहले आने वाली भारतीय शक्तियों में पुर्तगाली हुआ करते थे, और पुर्तगालियों के अलावा अगर आप बात करेंगे तो फिर उसके बाद भारत में जो है वो डच आते हैं, डच के बाद अंग्रेज आते हैं, फिर डेनिश आते हैं, और डेनिश के बाद फिर भारत में फ्रांसीसी शक्तियां आती हैं। इन 5 शक्तियों का प्रवेश भारत में होता है। तो आज हम उनके प्रवेश की बात करेंगे, वो 5 शक्तियां किस प्रकार से भारत में आती हैं और उनके आने के बाद उनका आपसी संघर्ष किस प्रकार से होता है। और उनका जो आपसी संघर्ष यहां पर होगा, उनका जो आपसी संघर्ष होगा, उस आपसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप जो ब्रिटिश शक्तियों की सर्वोच्चता स्थापित होगी, उसे ही आज के इस कक्षा में हम समझने का प्रयास करेंगे। शुरुआत करते हैं। हम जब शुरुआत करेंगे तो आपको पता है हम समझ रहे हैं आधुनिक भारतीय का इतिहास स्पेक्ट्रम बाय राजीव अहीर, और यहां पर हमारी जो बातचीत है वो तीसरे चैप्टर पर है। तीसरे चैप्टर पर जब हम यहां पर बातचीत कर रहे हैं तो मैंने आपको ये जो मैप है इसे पिछले सेशन में भी दिखाया था, और मैंने कहा था कि आप उन शक्तियों को समझिए कि कौन कहां से आ रहा है। और इस क्रम में मैंने आपको समझाया था कि सबसे पहले भारत आने वाली जो शक्तियों में क्रम बनता है उसमें सबसे पहले तो ये पुर्तगाल से लोग आते हैं। पुर्तगाल के बाद हमने देखा था कि ये जो आज का हमारा नीदरलैंड है, इस नीदरलैंड को तब हॉलैंड कहा जाता था, और जब इसे हॉलैंड कहा जाता था तो यहां रहने वाले जो लोग हैं उन्हें डच कहा जाता था। डच कह लीजिए, आप इन्हें डच कह लीजिए। और जो डच हैं वो दूसरी शक्तियां रही जो भारत में आई, तो डच दूसरी शक्तियों के तौर पे भारत में आते हैं। डच के बाद आप देखते हैं कि तीसरे क्रम में यहां से जो ब्रिटिश हैं उनका भारत में प्रवेश होता है, और ब्रिटिश शक्तियों के बाद चौथे क्रम में यहां पर ये जो आपको दिख रहा है देश, ये डेनमार्क है, और डेनमार्क से आने वाले लोगों को हम डैनिश कहा करते हैं। तो डैनिश चौथे क्रम पर आते हैं, और 5वें नंबर पर यहां पर फ्रांस से फ्रांसीसी शक्तियों का भारत में प्रवेश होता है। तो फ्रांसीसी शक्तियों का 5वें नंबर पर प्रवेश होता है। तो ये क्रम है भारतीय उपमहाद्वीप में विदेशी शक्तियों के आगमन का। तो विदेशी शक्तियों के आगमन में जो हमारा आरंभ है वो किसके साथ होता है? आरंभ तो हमारा पुर्तगाल के साथ ही होता है। पुर्तगाल के साथ आपके आज की इस कक्षा का आरंभ करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आप इसे सही तरीके से समझेंगे। यूरोपीय शक्तियों के भारत में आगमन का जो क्रम था, जो कारण थे, इन पर हमारी बहुत ही विस्तार से बातचीत हुई थी, और ये आपके सामने है जिन पर हमने पिछली कक्षा में बातचीत कर ली है। अब आज की इस कक्षा में जब हम विभिन्न कंपनियों के भारत में आगमन की बात करते हैं तो ये जो क्रम है ये मैंने आपको बता दिया था। इसे याद रखने का एक बहुत ही सामान्य सा तरीका मैंने आपको बताया था, और वो ये था कि पीडीएफ जिसके लिए आप सभी लोग बड़ा परेशान रहते हैं और आप चाहते हैं कि वो समय से आपको मुहैया करवा दिया जाए ताकि आप विस्तार से रिवीजन कर सकें। मैंने कहा था कि इस डी के बीच में आपको ई को प्लेस करना है। तो जब आप डी के बीच में ई को प्लेस करते हैं तो ये डी 2 हिस्सों में टूट जाता है और ये पीडीएफ बन जाता है पीडीईडीएफ। और जब ये पीडीएफ बनता है पीडीईडीएफ तो ये तैयार होता है पुर्तगाली या विदेशी शक्तियों के भारत में आगमन के क्रम का। सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, फिर इंग्लिश, उसके बाद डेन्स और फिर फ्रांसीसी। ये शक्तियों का क्रम है। दिमाग में इनका रहना बहुत जरूरी है। बहुत ही सामान्य सी बात है ये, मतलब लगेगा कि बहुत ही छोटी सी बात है कि क्या आपको विदेशी शक्तियों के भारत में आगमन का क्रम भी नहीं पता? तो क्रम पता होना चाहिए और ये याद भी होना चाहिए। आपको ये याद है तो अब हम पूरी तरीके से तैयार हैं भारत में पुर्तगाली शक्तियों के आगमन के साथ। भारत में पुर्तगाली जो शक्ति है उसके आगमन के साथ जब हम शुरुआत करते हैं तो आइए इसे थोड़ा अच्छी तरीके से समझते हैं। पुर्तगालियों का आगमन। पुर्तगालियों का आगमन। और जब हम भारत में पुर्तगालियों के आगमन की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये प्रथम यूरोपीय शक्तियां थी जो भारत में आई। प्रथम यूरोपीय शक्ति, ये प्रथम यूरोपीय शक्ति थी, इसका भारत में आगमन हुआ। इनका आगमन वास्को डी गामा के साथ माना जाता है। इनको आप वास्को डी गामा
या वास्को द गामा भी कह सकते हैं, आप जैसे इसे कहना चाहें कह सकते हैं। आप इन्हें वास्को डी गामा कहिए, वास्को द गामा कहिए। इनका जब भारत में आगमन होता है 1498 में, वास्को डी गामा का जब 1498 में भारत में आगमन होता है, तो यहां पर भारत जब आगमन होता है तो इसे अक्सर भारत की खोज के तौर पे दर्शाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि विदेशी शक्तियों में पुर्तगाली भारत में पहली बार आते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास की बात करते हैं तो इसके पहले बेशक सिकंदर आ चुके हैं, सिकंदर के बाद इंडो ग्रीक्स का भी हमला हुआ है। हम प्राचीन इतिहास में नहीं जाएंगे, हम आधुनिक इतिहास की बात कर रहे हैं। तो वहां पे पुर्तगाली शक्तियां वो पहली शक्तियां थी जिनका भारत में आगमन हुआ। तो कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। ये सवाल वास्तव में सही नहीं है, क्योंकि कैसे कैसे वास्को डी गामा भारत की खोज कर सकता है? भारत के बारे में यूरोपीय शक्तियों को या यूरोपियों को हमेशा से जानकारी थी, भारत से बहुत ही अच्छा उनका व्यापार होता था। तो भारत को वास्को डी गामा ने खोजा, ये वाक्य अपने आप में गलत है। वास्तविक वाक्य होना चाहिए कि वास्को डी गामा ने भारत तक आने वाले एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी, जो कि अफ्रीका का चक्कर लगाकर यूरोप से भारत तक आने का एक नया रास्ता देता था। ये एक प्रकार का जल मार्ग था जो भूमि मार्ग से होने वाली समस्याओं का निदान प्रदान करता था। यहां पर हम देखें तो जब उसका भारत में आगमन होता है तो यहां से जो व्यापार करता है, भारतीय व्यापार से उसे 60 गुना अधिक लाभ हुआ करते हैं। उनका एक ईसाई जो धर्म है, ईसाई राज प्रचार जाते हैं तो वो धरती से गायब हो जाते हैं। खैर ये मजाक की बात है कि ऐसे तो ऑफ कोर्स जो डायनासोर्स हैं उनकी मौत नहीं हुई होगी, लेकिन ये बात स्पष्ट हुई कि धरती गोल है। और जब धरती के गोल होने की बात स्पष्ट हुई तो ये बात किसी ने बता दी क्रिस्टोफर कोलंबस को। क्रिस्टोफर कोलंबस को किसी ने क्या बताया? उन्होंने कहा देखो भाई साहब, ये है धरती, और ये जो धरती तुमको ऐसा लगता है ना कि सपाट है, तो ये धरती सपाट नहीं है, ये धरती जो है ये गोल है। उन्होंने कहा गोल है, इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा देखो ये है यूरोप और यहां पे तुम रहते हो। उन्होंने कहा ठीक है जी, हम यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे हमारा देश यूरोप में इटली है। उन्होंने कहा कि जो इंडिया है वो तुम्हारा यहाँ पे है। उन्होंने कहा ठीक है जी, आपने कहा तो हम मान लेते हैं कि इंडिया जो है वो यहाँ पे है। उन्होंने कहा कि अगर आप मैप को देखते हो तो आपको समझ में क्या आता है कि जो इंडिया है वो आपके पूर्व में है। इंडिया आपके पूर्व में है। उन्होंने कहा बिल्कुल जी, समझ में आ रहा है कि इंडिया हमारे पूर्व में है। बोले पूर्व में तुम जा नहीं सकते। पूर्व में तुम इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि बीच में जो रास्ता है उसमें अरबों ने कब्जा कर रखा है, और जो अफ्रीका है उसके चारों ओर चक्कर लगा के रास्ता है या नहीं है ये हमें तब पता नहीं था, क्योंकि अभी हम 1492 में हैं और ये खोज 1498 में हुई है जो वास्को डी गामा ने करी है। उन्होंने कहा कि एक बात मुझे बताइए कि अगर धरती हो जाऊंगा, क्योंकि पश्चिम में तो खुला है, और जमोरिन के ऊपर भी हमला करते हैं। जमोरिन के ऊपर हमला करने का मतलब यह है कि इन्होंने अपनी तोपों का मुंह कालीकट के ऊपर करके 3 दिनों तक बमबारी करी थी, अपने कैनन से फायर किया था, क्योंकि अरबों ने जो कैब्रल है उनके ऊपर हमला करके कई सारे पुर्तगालियों को मार दिया था। तो उसका बदला लेने के लिए उन्होंने अरबों के ऊपर भी हमला किया और कालीकट के ऊपर भी उन्होंने 3 दिनों तक अपनी कैनन से फायर किया। और उसके बाद उन्होंने, हम देखते हैं कि ऐसा करते हुए जो कुछ स्थान थे जैसे कि कोचीन, और अच्छे दिल का इंसान था और वो भारत की सामाजिक कुरीतियों को लेकर बड़ा चिंतित रहा करता था। वो चाहता था कि भारतीय एक अच्छा जीवन जिए, और इसीलिए उसने भारतीय महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, उसे बेहतर करने के लिए, उन्हें प्रगतिशील बनाने के लिए भारत से सती प्रथा का अंत कर दिया। कदापि नहीं, इसका उद्देश्य औपनिवेशिक था। मैं आपको बता दूं कि औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के लिए आप जहां कहीं पर भी उपनिवेश बनाते हैं वहां पर आपके लोगों का बसना बहुत जरूरी है। एक सामान्य सा उदाहरण दूंगा, अगर आप चांद पर जाकर अपनी कॉलोनी बनाना चाहते हैं, अपना चांद को उपनिवेश बनाना चाहते हैं, तो जरूरी होगा कि धरती से लोग जाकर चांद पर बसें। बिना लोगों के बसे चांद को आप कॉलोनी नहीं बना सकते, उपनिवेश नहीं बना सकते। पुर्तगाली भारत को अपनी कॉलोनी बनाना चाहते थे। अगर पुर्तगाली भारत को अपनी कॉलोनी यानी कि उपनिवेश बनाना चाहते थे तो जरूरी था कि पुर्तगाली भारत में आकर बसें, लेकिन ये काम जिस गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हो रहा था। पुर्तगाली उतनी संख्या में भारत में आकर नहीं बस रहे थे जितना पुर्तगाल की सरकार की उम्मीद थी या उनके राजा की उम्मीद थी। उन्होंने दूसरा फैसला क्या किया कि क्यों ना हम भारत की महिलाओं से पुर्तगाली युवकों की शादी करें। वो पुर्तगाली जो पुर्तगाल से यूरोप नहीं आ रहे उन्हें यहीं पर पैदा किया जाए। लेकिन भला एक भारतीय महिला किसी पुर्तगाली युवक से शादी क्यों करेगी? आज हम यूरोपीय लोगों को बड़ा सुपीरियर मानते हैं और उन्हें खुद से ऊपर मानते हैं, तब ऐसा नहीं था। हम उन्हें बाहरी लोगों के तौर पे देखते थे और हमें उनमें कोई रुचि नहीं थी, हमें उनमें कोई रुचि नहीं थी। हम ये भी देख सकते हैं जब उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि पुर्तगाल के युवकों से जो भारतीय महिलाएं हैं वो शादी नहीं करेंगी, विवाह नहीं करेंगी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो अविवाहित महिलाएं हैं वो बेशक पुर्तगाली पुरुषों के साथ शादी नहीं करेंगी, लेकिन वो महिलाएं जिनके पतियों की मौत हो चुकी है, जो विधवा हो चुकी हैं, वो तो पुर्तगाली युवकों के साथ शादी कर सकती है ना। क्योंकि भारतीय समाज में वो महिलाएं जो विधवा हो जाती थी उनकी सामाजिक स्थिति बहुत ही निकृष्ट हो जाती थी, बहुत ही बुरी हो जाती थी। भारतीय कम से कम 20 सालों का समय लगा है। तो सीधे सीधे मैं कहूं तो पुर्तगाली 1500 के साथ अपनी सत्ता शुरू कर लेते हैं और 1570 तक यानी कि शुरुआती 70 सालों में भारत में कोई भी शक्तिशाली राज्य उत्तर भारत में नहीं था जो पुर्तगालियों का सामना कर सके। ये एकदम सही समय था जब पुर्तगालियों ने अपनी शक्ति को सुदृढ़ किया और भारत में अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। तो यह बात आपको समझ लेनी चाहिए। दूसरा कारण क्या था कि
बहमनी साम्राज्य जब पुर्तगाली यहां पर आए तो वो छोटे छोटे हिस्सों में टूट गया। आप समझो कि बहमनी साम्राज्य के 5 हिस्से टूटे और यहीं पर बीजापुर की सल्तनत से उन्होंने गोवा कब्जा लिया। मैं कहता हूं कि बीजापुर एक छोटा सा राज्य था जिससे पुर्तगालियों ने गोवा कब्जा लिया। अगर बहमनी साम्राज्य पूरा रहा होता तो क्या पुर्तगालियों की इतनी हिम्मत थी क्या कि वो गोवा कब्जा लेते? तो दक्षिण भारत में दक्कन के रीजन का कई सारे छोटे टुकड़ों में टूट जाना भी भारत की कमजोरी साबित हुआ। इस वजह से भारत पर पुर्तगालियों का कब्जा काफी ज्यादा आसान हो गया। और एक बात तो तय है कि पुर्तगालियों के पास एक मजबूत नौसेना थी जो भारत में किसी के पास नहीं थी। हाँ, कालीकट के पास थी, मराठास के पास भी सेना थी, लेकिन वो पुर्तगालियों के टक्कर की थी ऐसा कहना उचित नहीं होगा। मुगलों की नौसेना कभी भी ताकतवर नहीं थी और उन्होंने कभी भी बाहरी शक्तियों की नौसैनिक शक्ति का सामना करने का प्रयास नहीं किया। और अंतिम रूप में दक्षिण भारत उत्तर भारत में जो मुगल शासक थे भी उनके प्रभाव के बाहर था। हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में अंतिम रूप में कब्जा जो है वो औरंगजेब करता है। उसके पहले तक दक्षिण भारत का एक बड़ा हिस्सा जो मुगल थे उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर रहा। इस चीज का फायदा पुर्तगालियों ने उठाया और इन परिस्थितियों में पुर्तगालियों के लिए भारत में अपनी शक्ति को मजबूत करना बहुत आसान हो गया। ये कई सारे महत्वपूर्ण कारण रहे पुर्तगालियों का भारत में अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने का। पुर्तगालियों का जो एक यहां पर प्रशासन था वो कैसे चलता था, मैं अगर आपको बताऊं तो देखिए, जो सबसे सर्वोच्च पद था यहां पे वो वायसराय का। शिप क्या है? ये फ्लूट शिप क्या है? डच कोरोमंडल एरिया है, बंगाल का एरिया है, ये चुपचाप हमको वापस कर दो। बोले ये तो धोखेबाजी है, तुमने तो हमको ये दिया था क्योंकि हमने तुम्हारे नेपोलियन के खिलाफ मदद करी थी। अंग्रेजों ने कहा कौन नेपोलियन, कहां का नेपोलियन, गया नेपोलियन। उन्होंने कहा फिर, बोले या तो तुम हमको ये एरिया दे दो, इसके बदले हम तुमको कुछ पैसा दे देंगे, या तो हम तुम्हारे ऊपर हमला करके ये छीन लेंगे। डच लोगों को ये बात समझ में आ गई थी कि कुछ फायदा इधर होना है नहीं, इधर कोई फायदा वायदा नहीं होना है। तो इसी चक्कर में फिर उन्होंने यहां पर इस चीज को नजरअंदाज किया और 1824 में अंग्रेजों ने सभी डच क्षेत्रों की मांग की, सभी डच क्षेत्रों की मांग की कि भाई हमको सारे डच क्षेत्र आप दे दो, सभी डच क्षेत्र आप हमको दे दो। और हम देखते हैं कि 1 मार्च 1825 को डच शक्ति की भारत से समाप्ति। वो सारी टेरिटरीज अंग्रेजों को सौंपकर यहां से चुपचाप बोरिया बिस्तर पैक करके चले जाते हैं। तो डच शक्ति की भारत से 1 मार्च 1825 को समाप्ति हो जाती है। बीच में वो एक प्रयास करते हैं 1759 में बैटल ऑफ बेदरा में, वो मैं आपको बताऊंगा जब हम प्लासी और बक्सर का कॉन्टेक्स्ट ले रहे होंगे तो वहां पर।